एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आपके भी एनपीएस के बारे में कुछ डाउट्स हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आज हम उसको इस वीडियो में दूर करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनपीएस के बेनिफिट क्या क्या हैं, एनपीएस लेने का तरीका क्या है, एनपीएस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, इसके टैक्स बेनिफिट क्या है, एनपीएस में कितने रिटर्न्स मिलते हैं, उनका कैलकुलेशन का तरीका क्या है और हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कहाँ इन्वेस्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, कितने अमाउंट तक का टैक्स बेनिफिट हमको एनपीएस में मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एनपीएस जिसके नाम में ही पेंशन है, ये उस स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ लमसम या कॉर्पस अमाउंट होना चाहिए जो आपके काम में आएगा, आपके इमरजेंसीज़ के और आपकी डेली के खर्चों के लिए। ये स्कीम 2004 में स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, मगर 2009 में इसको सबके लिए ओपन कर दिया गया। चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या वो एनआरआई हो, इसके अंदर कोई भी एनरोल कर सकता है। जैसे शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, ऐसे एनपीएस को जो रेगुलेट करता है वो है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर कोई भी सिटीजन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है या वो एनआरआई है, जिसकी उम्र 18 से 65 ईयर तक की है, वो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मेन पर्पस था कि रिटायरमेंट के बाद हमारे खर्चों के लिए हमारे पास कुछ पेंशन आनी चाहिए, और दूसरा पर्पस है इसको हमको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अब क्वेश्चन आता है वाई, एनपीएस हमें क्यों करना चाहिए। नंबर 1, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास एक कॉर्पस होगा, एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट हो जाएगी। दूसरा, इसके ऊपर हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है जो कि टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट में एनपीएस को सबसे बेटर माना गया है। अब बात करते हैं कि अकाउंट खोलने के चैनल क्या क्या हैं। इसके 2 चैनल हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए आपको एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर और आपके साइन का स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके पास। तो आप अपने यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट खोलने के बाद आपको एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं प्राण मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये नंबर आपका लाइफ लॉन्ग रहता है और ये हर एक आदमी का एक ही नंबर होता है। इसको आप स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि ये एक सिमिलर टू जैसे पीएफ नंबर मिलता है आपको, ऐसे ही प्राण होता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आगे इस वेबसाइट को ओपन करके भी हम देखेंगे कि तरीका क्या होता है। दूसरा है ऑफलाइन, यानी कि आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स आपके एरिया के अंदर जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंट यानी पीओपी सेंटर है उसमें जाके जमा कर सकते हैं, तो आपका अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा और आप एनपीएस की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर ऑफलाइन ऑफिस है वो कहाँ पे अवेलेबल है। अब समझते हैं कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसका फ्लो क्या है। तो आप देखेंगे सब्सक्राइबर ने पैसा लगाया, वो कहाँ गया, एनपीएस ट्रस्ट। एनपीएस ट्रस्ट एक गवर्नमेंट बॉडी है। इस ट्रस्ट के पास अपॉइंटेड सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो आप 3 देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, के फिनटेक, कैम्स और प्रोटीन, ये वो प्राइवेट एजेंसीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, जो आपका डाटा और रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते हैं। इनके थ्रू आपका पैसा जाता है पेंशन फंड मैनेजर के पास। पेंशन फंड मैनेजर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 3 है, LIC, UTI, SBI, और इनके साथ साथ प्राइवेट के लिए बाकी और भी हैं, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक, IDFC। ये वो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनसे आप मैच्योरिटी के बाद एन्युटी परचेज कर सकते हैं। एन्युटी मतलब मंथली पेंशन। हम जो भी बात कर रहे हैं वही अभी हम बात कर रहे हैं टीयर 1 अकाउंट की। एनपीएस के अंदर 2 टाइप के अकाउंट खुलते हैं, एक टीयर 1, एक टीयर 2। तो अभी जो भी हम बातें करेंगे वीडियो में वो हम बात करेंगे टीयर 1 अकाउंट की। अब जो पैसा हमने मंथली इन्वेस्ट किया, वो पैसे में आपको 2 चॉइस मिलती है। या तो आप अपना पैसा खुद डिसाइड करो कि कितना इक्विटी में या कितना डेट्स में लगाना है, या फिर ऑटो चॉइस, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी एज और इनकम के हिसाब से वो फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। तो इसमें कैटेगरी बनाई हुई है पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो जब आप एनपीएस की वेबसाइट पे अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आपका कितना परसेंटेज कहाँ लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल लो रिस्क G क्लास यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड, G फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ पे आपका सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है मगर रिटर्न भी कम होते हैं और रिस्क भी कम होता है। फिर C क्लास यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, C फॉर कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ के अंदर आपका मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न होते हैं। फिर है हाई रिस्क जो कि इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, जिसको बोलते हैं हम E क्लास, इसमें आपके रिटर्न भी अच्छे होते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है। लास्ट है वेरी हाई रिस्क यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इसमें होते हैं REITs यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये कैटेगरी आपको एनपीएस की वेबसाइट पे मिलेंगी कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, C में, G में, E में या A में। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितना रिस्क इन्वॉल्व है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। अब बात आती है कि आपका कितना पैसा, कितना परसेंटेज कहाँ पे इन्वेस्ट होना है, इक्विटी में या डेट में। तो एनपीएस ट्रस्ट आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी चॉइस चाहिए। एक्टिव चॉइस यानी कि आप खुद उसको मैनेज करेंगे और बताएंगे कि मुझे इतना पैसा इक्विटी में चाहिए, इतना डेट में चाहिए, या फिर ऑटो चॉइस। तो पहला ऑप्शन है एक्टिव चॉइस।
एक्टिव चॉइस के अंदर एक लिमिट है कि 75% तक ही आप अपना पैसा डाल सकते हो इक्विटी के अंदर अप टू द एज ऑफ 50 के बाद वो 2.5% हर साल रिड्यूस होता जाएगा और जब आप जाओगे 60 के ऊपर तो आपका खाली 50% ही पैसा बचेगा इक्विटी के अंदर, बाकी डेट के अंदर, क्योंकि वो एज के अंदर आपको रिस्क कम होना चाहिए। और ये जो एलोकेशन है एक्टिव चॉइस के अंदर आप साल में 2 बार चेंज कर सकते हो और साल में 2 बार भी आप अपने फंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस यानी कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमने ऑटोमेटिक एक चॉइस सेलेक्ट कर दी है और वो फंड मैनेजर अपने आप हमारे फंड को मैनेज करेंगे इक्विटी और डेट के अंदर। अब ऑटो चॉइस के अंदर भी 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। ये है जिनको ज़्यादा रिस्क लेना है। इसके अंदर आपका 75% इक्विटी में जाएगा अप टू द एज ऑफ 35, यानी कि आप यंग एज के अंदर हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और उसके बाद 4% रिडक्शन होगा एवरी ईयर। तो इसमें भी जब आप जाओगे 50 की एज में तो खाली 20% पैसा बचेगा आपका इक्विटी के अंदर। सेकंड है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। ये है जो मीडियम रिस्क टेकर हैं। इसके अंदर 75 के कंपैरिजन में खाली 55% है जो आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू द एज ऑफ 35। उसके बाद ये 2% हर साल कम होता जाएगा। थर्ड है लीस्ट रिस्क। इसके अंदर सबसे कम रिस्क है तो मैक्सिमम इसके अंदर 25% पैसा आप लगाओगे इक्विटी के अंदर अप टू द एज ऑफ 35। बाद में ये 1% एवरी ईयर कम होता जाएगा। तो ये 3 चॉइस हैं, आप अपने रिस्क के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जैसा हमने पहले बताया कि एनपीएस के अंदर 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट, जैसा स्कीम पे देख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना होता है। उसकी दोनों के अंदर कोई लिमिट नहीं है। इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन खाली 500 रुपये होता है टीयर 1 के अंदर, या फिर 6,000 रुपये साल का, और टीयर 2 के अंदर 250 रुपये मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। इसके अंदर लॉकिंग पीरियड भी होता है कि अप टू द एज ऑफ 60 एनपीएस से आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, और टीयर 2 के अंदर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। मेन बात आती है टैक्स डिडक्शन। जैसा कि सब लोग जानते हैं एनपीएस के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इसके अंदर आपको 1.5 प्लस 50,000 यानी कि 2 लाख तक की टैक्स रिबेट मिलती है। और टीयर 2 के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो 1.5 की छूट है, मगर प्राइवेट को कोई छूट नहीं है। अब मैच्योरिटी के ऊपर इसको बोला गया है EEE, एग्जेम्प्ट। तो जब आपका पैसा मैच्योर होगा तो जो आपकी इनकम उसमें जनरेट हुई, इंटरेस्ट इनकम, तो उसके अंदर 40% जो पैसा आप विड्रॉ करोगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। और टीयर 2 के अंदर इसमें कोई भी टैक्स रिबेट नहीं है, इस पर टैक्स लगेगा। तो जैसा हमने बताया कि एनपीएस के अंदर लॉक इन पीरियड है अप टू द एज ऑफ 60 तक आप अपना पैसा नहीं निकाल पाओगे, मगर आपको 3 बार पैसा निकालने का छूट है। उनके कुछ रीजंस हैं, एजुकेशन के लिए या क्रिटिकल इलनेस के लिए या कुछ हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या मैरिज के लिए, मगर पहले 3 साल के बाद ही आप निकाल पाओगे, और वो भी 5 साल में 1 बार। और टीयर 2 के अंदर ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, आप कभी पैसा निकाल सकते हो। टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए आपका टीयर 1 अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि टीयर 2 का बेनिफिट क्या है। देखिए, टीयर 2 का ऐसा कोई बेनिफिट नजर आता नहीं है, मगर टीयर 2 उनके लिए है कि जिनको अपना इन्वेस्टमेंट एक ही जगह रखना है, यानी कि उसका ट्रैक उनके लिए ईजी हो जाएगा, तो वो टीयर 2 ले सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसका मैच्योरिटी के ऊपर हमको कैलकुलेशन और कौन कौन सी स्कीम मिलती हैं। तो गूगल में हमने डाला हुआ है एनपीएस ट्रस्ट। पहले ही एनपीएस ट्रस्ट का सबसे ऊपर आता है, इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर आप जैसे ही पेंशन कैलकुलेटर खोलेंगे तो इसमें हमने अज्यूम कर लिया है कि एट द एज ऑफ 30 से आपने एनपीएस में इन्वेस्ट करना चालू किया। फॉर एग्जांपल आपने 3,000 रुपये पर महीना पर मंथ इन्वेस्ट किया और आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे दिखा रहा है 45 ईयर। ये पहले था कि अप टू द एज ऑफ 60 तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर अभी आ रहा है अप टू द 75 जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। मगर 60 के बाद आप पैसा निकाल सकते हो, खाली लॉकिंग पीरियड 60 की एज तक है, बट उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है तो टिल 75 यू कैन कंटिन्यू। तो अगर आपने 3,000 रुपये महीना 30 की एज में स्टार्ट किया और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके 10% है। एन्युटी की मैच्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट का रूल है कि आपका जो कॉर्पस होगा उसमें से आपको मिनिमम 40% छोड़ना पड़ेगा एन्युटी बाय करने के लिए। तो यहाँ पे 40% आ रहा है कि हमने 40% की एन्युटी परचेज कर ली। तो एन्युटी का जो रेट अभी का आप 6% पकड़ लीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी 3,000 पर मंथ के हिसाब से 45 ईयर्स के बाद जो मंथली पेंशन आएगी वो आएगी 63,000, यानी कि 63,000 रुपये महीना आपकी पेंशन बन जाएगी जब आप 40% कॉर्पस में से इन्वेस्ट कर दोगे एन्युटी खरीदने के लिए। यानी कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 16,20,000 का, और आपका जो कॉर्पस है वो हो गया करीब 3,17,00,000 रुपये का। अभी नॉर्मली लोग 60 के बाद अपना पैसा निकालना चाहेंगे तो 45 ईयर्स तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो हम लोग इसमें डेट चेंज करते हैं, इसको कर देंगे हम एटलीस्ट 15 साल आगे। तो अभी देखेंगे आप कि अगर आप 45 की एज में इन्वेस्ट करना चालू करते हो और 30 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया 10% रिटर्न के हिसाब से, तो 40% आपने छोड़ दिया कॉर्पस एन्युटी परचेज करने के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 36 लाख और आपका कॉर्पस जनरेट हो जाएगा
2,27,00,000 का। तो अभी हम सोचते हैं कि हम अपनी एन्युटी को बढ़ा देते हैं कि हमने आधा पैसा, आधा कॉर्पस एन्युटी के लिए और आधा हमने लमसम निकाल लिया। तो यहाँ पे आ रहा है करीब 1 करोड़ रुपया आपको लमसम मिल जाएगा और 1 करोड़ ही आपकी 1,13,00,000 आपकी एन्युटी मिल जाएगी। अगर आप 50% यूटिलाइज करते हो, 50% एन्युटी परचेज के लिए और 50% आपने लमसम ले लिया, तो आपका मंथली पेंशन आती है करीब 57,000। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो कॉर्पस 60 साल बाद हमारा जमा हो जाएगा, वो पैसे से हमको जो पेंशन आएगी वो पूरा का पूरा पैसा ये पेंशन फंड वाले ले लेंगे और हमको बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग स्कीम है। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि हमने आधा पैसा लिया लमसम और आधा हमने उनको दे दिया एन्युटी परचेज़ करने के लिए। तो जो पैसा हमने दिया एन्युटी परचेज़ करने के लिए, अब उसके ऊपर ऑप्शन होते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। आपको पैसा रिटर्न चाहिए विद एन्युटी या आपको रिटर्न नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं वो स्कीम कौन कौन सी हैं। तो इसी के ऊपर आप यहाँ पे जाएंगे स्टेक होल्डर के अंदर, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, और यहाँ पे एन्युटी प्रोडक्ट एंड रेट में जैसे आप जाएंगे तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी NSDL की। यहाँ पे आप अपने डिटेल एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं और एज हमें ले ली कि हमको 60 साल की एज में मैच्योरिटी चाहिए अपने को, तो स्पाउस की एज भी हमने 60 पकड़ लिया। तो ये कॉर्पस सपोज़ आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया एन्युटी परचेज़ करने के लिए। हमारे एग्जाम्पल में अगर 2 करोड़ था हमारा, तो 50% 1 करोड़ हमने दे दिया फंड हाउस को कि हमको 1 करोड़ के बदले एन्युटी परचेज़ करनी है और हमको जो एन्युटी चाहिए वो मंथली चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये आपकी मैच्योरिटी के ऊपर स्कीम आ गई है कि कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल हैं आपको एन्युटी परचेज़ करने के लिए अलग अलग फंड मैनेजर्स की। सबसे ऊपर आप देखेंगे सबसे पहले आ रही है बजाज अलायंस। इसके अंदर LIC भी आता है, नीचे आप देखेंगे LIC भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें 2 कैटेगरी हैं कि विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब जो पैसा कॉर्पस आपने 40% या 50% दिया फंड हाउस को पेंशन लेने के लिए, वो पैसा भी आपको वापस चाहिए और आपको पेंशन भी चाहिए। तो इसको बोलते हैं विद ROP, यानी कि विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो एन्युटी आप परचेज़ कर रहे हैं मगर आपको जो पैसा लगाया वो भी वापस मिलेगा। और दूसरा है विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब आपको खाली पेंशन चाहिए और जो पैसा आप लगा रहे हो वो आपको वापस नहीं मिलेगा फिर। तो इसमें आप देखेंगे आपको एन्युटी फॉर लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। जॉइंट लाइफ एन्युटी ये होता है कि आपको पेंशन मिलेगी और आपके बाद आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगी। जॉइंट लाइफ एन्युटी मतलब आपको एन्युटी मिलेगी और आपके बाद आपके स्पाउस को एन्युटी मिलती रहेगी और उनके बाद आपके जो नॉमिनी होंगे उनको वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा। NPS फैमिली इनकम भी वही सेम स्कीम है कि आपके डिपेंडेंट को आपको मिलेगी, आपके स्पाउस को मिलेगी, आपके फिर डिपेंडेंट को मिलेगी। डिपेंडेंट फादर या मदर होंगे, उनके बाद जो भी नॉमिनी है उसको आपका पूरा जो एन्युटी परचेज प्राइस है वो लमसम मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि हमको रिटर्न परचेज प्राइस नहीं चाहिए और हमको लाइफ टाइम पेंशन चाहिए। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, एन्युटी फॉर लाइफ। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल 65,000 पर मंथ मिलेंगे 1 करोड़ के ऊपर, मगर आपको इन केस ऑफ डेथ आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी जो इनकम है यहाँ पे मंथली इनकम वो 53,000 से बढ़ा के 65,000 पर मंथ कर दी गई है। और जॉइंट लाइफ के अंदर आपकी इनकम, आपकी एन्युटी 56,000 है और आपके बाद वो आपके स्पाउस को मिलेगी और उनके बाद सारा परचेज प्राइस था वो सीज हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे, कंपेयर भी कर लेंगे। 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका एन्युटी परचेज प्राइस, एन्युटी परचेजिंग कॉस्ट आपकी 1 करोड़ रुपया है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अमाउंट आता है बजाज का ही सबसे अच्छा आ रहा है। यहाँ पे विदाउट ROP के अंदर LIC का अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। PNB मेटलाइफ का भी अच्छा है इसके अंदर। तो बहुत लोगों को डाउट था कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है वापस नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन होता है आप वापस लेना चाहें तो आपका अमाउंट कम हो जाता है मंथली पेंशन का। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द एज ऑफ 45, 10,000 पर मंथ, यानी कि साल में आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया। अब आप इसको देखिए कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे कि हमारा पैसा इक्विटी के अंदर लगता है और इक्विटी के अंदर सबको मालूम है कि रिटर्न हाई आते हैं मगर रिस्क भी हाई होता है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा बढ़ा दोगे परसेंटेज को, अगर आपने खाली 2% बढ़ाया तो आपका कॉर्पस 3,52,00,000 हो गया। तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज़्यादा आता है, इसीलिए आपका कॉर्पस 1 करोड़ के बजाय 3 करोड़ हो गया। तो ये चीज़ हमको सिखाती है कि हमको ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि NPS एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, टैक्स सेविंग ऑप्शन हैं, तो इसको बाकी ऑप्शन से भी कंपेयर करना चाहिए हमको। तो अभी आप इन पे देख रहे हैं NPS और PPF, इन दोनों को कंपेयर करोगे आप तो NPS इज़ बेटर देन PPF, मगर आपको चेक करना है कि आपको पैसा निकालने की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि NPS के अंदर टिल 60 ईयर्स ऑफ एज आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। PPF में लॉकिंग पीरियड खाली 5 साल का होता है। तो ये चार्ट को आप यूज कर सकते हो, आपके रिस्क कितना लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, आपको टैक्स बेनिफिट कितना चाहिए। और जिन लोगों को मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है या म्यूचुअल फंड का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उनके लिए NPS और ELSS सबसे बेस्ट ऑप्शन है। NPS अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको कवर करने के लिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हमने कोशिश की है कि सारे जो की फैक्टर हैं
जिनमें लोगों को डाउट है वो हम क्लैरिफाई कर पाएँ। मगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है तो उसमें चैप्टर 2 में लिखा गया है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स इंपॉर्टेंट हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि कितना पैसा आप कमाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पैसा आप बचा पाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ में एक और मैं जोड़ता हूँ कि किस एज के अंदर आप कितना पैसा बचा रहे हो, वो थोड़ा स्मार्टनेस है। अभी एक सवाल है कि रिटायरमेंट की एज 60 ही क्यों है, और आपका लॉजिक क्या है? अगर आप भी मानते हैं रिटायरमेंट की 60 होनी चाहिए तो आपका लॉजिक क्या है वो हमें कमेंट करें, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। धन्यवाद।